Hello Standard 5th, this is your EVS lecture and today we are going to see lesson number 2 motion of the earth. मोशन मतलब क्या? गति. तो इस लेसन में हम अर्थ के गति के बारे में सीखने वाले हैं. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अर्थ एक क्या है? प्लैनेट है जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है. रिवॉल्व मतलब रोटेट करती है, घूमती है. सन के अराउंड घूमना से उसका रोटेशन बोलते हैं. ट्राई दिस. टेक अ टॉप, स्पिन इट एंड ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट. तो आप सभी टॉप भी लेते हैं खेलने के लिए. तो टॉप लेके उसे घुमाना है, स्पिन करना है मतलब घुमाना है. द टॉप टर्न अराउंड इटसेल्फ. तो ये जो टॉप है खुद के अराउंड घूमता है. एनी ऑब्जेक्ट दैट टर्न अबाउट इटसेल्फ एक्चुअली टर्न अराउंड अ सर्टेन इमेजिनरी लाइन. तो कोई भी एक राउंड, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लेते हैं उसे घुमाते हैं, तो जब भी वो घुमाता है तो एक इमेजिनरी लाइन बनती है, उसके अराउंड वो घूमता है. द टर्निंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड रोटेशन. और ये ऑब्जेक्ट खुद के आजू बाजू घूमता है, उसे क्या बोलते हैं? उसकी रोटेशन. द इमेजिनरी लाइन अराउंड विच इट रोटेट इज कॉल्ड द एक्सेस ऑफ इट्स रोटेशन. और जिस इमेजिनरी लाइन के अराउंड वो घूमता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सेस ऑफ दिस रोटेशन. तो ये जो लाइन दिख रही है वो क्या है? एक्सेस है इस टॉप की, टॉप के रोटेशन की. सपोज अगर मैं एक बॉल लेती हूँ और उसे ऐसे घुमाती हूँ, तो ये जब रोटेट करता है तो हमें एक इमेजिनरी लाइन दिखती है. तो वो क्या होती है? उसकी एक्सेस. अगर पेन भी ऐसे हम घुमाएंगे तो एक इमेजिनरी लाइन बनेगी, वो उस पेन के क्या है? एक्सेस है. द अर्थ्स रोटेशन. टेक अ ग्लोब लाइक द वन ऑफ द पिक्चर एंड स्पिन इट. तो ये ऐसे ग्लोब लेना है. ग्लोब मतलब क्या होता है? अर्थ का छोटा मॉडल. नोट द लाइन अराउंड विच इज़ रोटेट. और उसके अराउंड एक लाइन हमें नोट करनी है. नाउ टेक अ प्लम लाइन एंड होल्ड इट क्लोज टू द ग्लोब एज शो इन पिक्चर. तो इस तरह एक प्लम लाइन लेनी है. देखिए ये हाथ में जो पकड़ी है वो क्या है? प्लम लाइन है. अगर प्लम लाइन नहीं है, इफ़ यू कैन नॉट गेट अ प्लम लाइन, टाई अ लॉन्ग थ्रेड टू एन इरेजर एंड मेक वन. अगर हमारे पास प्लम लाइन नहीं है तो एक इरेजर लेना है और उसको बड़ी वाली थ्रेड बांधनी है और उसे इस तरह पकड़ना है. तो ये बन गई हमारी प्लम लाइन. You will see that plumb line and the earth axis are at an angle to each other. तो देखिए ये क्या है? प्लम लाइन है. और जो एन और एस लिखा है वो क्या है? एक्सेस है. एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब क्या है? एक्सेस है. तो ये प्लम लाइन और एक्सेस के बीच में एंगल बन रहा है. यहाँ पे दिख रहा है हमें एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है. तो ये प्लम लाइन और एक्सेस के बीच में एंगल बनता है. दैट्स द अर्थ एक्सेस इज इंक्लाइन. मतलब क्या? अर्थ की एक्सेस जो है वो इंक्लाइन मतलब झुकी हुई रहती है. द अर्थ रोटेट विथ इट एक्सेस इंक्लाइन लाइक दिस. तो अर्थ जब भी रोटेट होते हैं तो उसकी जो एक्सेस क्या होती है? झुकी हुई रहती है इस तरह. तो ये देखिए यहाँ पे अर्थ ये रोटेट हो रही है, तो ये इसके एक्सेस है, इस प्लम लाइन की तरफ झुकी हुई रहती है. द लाइन एन एस इन द पिक्चर शो द अर्थ एक्सेस. तो ये जो एन और एस लाइन ड्रॉ की है वो क्या शो करती है? एक्सेस ऑफ द अर्थ. इट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. और ये देखिए ये सेंटर लाइन है. इस सेंटर लाइन से ये अर्थ के एक्सिस लाइन पास होती है. द पॉइंट एन एंड एस आर कॉल्ड द पोल ऑफ द अर्थ. एन इज द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ एंड एस इज द साउथ पोल. तो जो ये एन और एस नेम दिए तो वो क्या है? अर्थ के पोल है. तो एन मतलब नॉर्थ पोल और एस मतलब साउथ पोल. If a circle were drawn around the surface of the earth exactly in between the north and south pole, it will divide the earth into two equal parts.
तो यहाँ क्या बोला है, अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे अर्थ के सरफेस के नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक, तो वो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। देखिए ये मेरे पास बॉल है, स्माइली बॉल। अगर सपोज़ ये अर्थ है और ये हमारी नॉर्थ पोल है और यहाँ पे ये साउथ पोल है, तो अगर हम यहाँ से लेके एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो क्या करता है, इस स्माइली बॉल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। सपोज़ ये हमारा ग्लोब है और ग्लोब से लेके हम यहाँ से लेके यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया, तो क्या किया, इस ग्लोब को मतलब हमारे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो इस सर्कल को हमने इमेजिन किया है। दिस इमेजिनरी सर्कल इज कॉल्ड इक्वेटर। मतलब एक्चुअली में ड्रॉ नहीं करते, हम इमेजिन करते, इसलिए क्या बोलते हैं, इमेजिनरी सर्कल। तो ये इमेजिनरी सर्कल क्या करता है, 2 पार्ट में अर्थ को डिवाइड करता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, इक्वेटर। तो ये देखिए ये क्या है, ये जो लाइन है वो क्या है, इक्वेटर। देखिए यहाँ पे हम बॉल को ऐसे घुमाएंगे तो जो वो हम लाइन ऑब्जर्व करते हैं वो भी क्या होती है, एक्चुअल में ड्रॉ नहीं करते हम, पर वो इमेजिनरी लाइन होती है। मतलब हम इमेजिन करना है हमें कि उस इमेजिनरी लाइन के अराउंड ये अर्थ घूम रही है। The 2 equal part it make of the earth are called the northern hemisphere and the southern hemisphere respectively। और ये जो 2 इक्वल पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर। तो यहाँ पे N है, मतलब ये नॉर्थर्न हेमिस्फेयर हुआ, और यहाँ पे S लिखा है हमने, तो ये क्या है, साउथर्न हेमिस्फेयर। तो ये देखिए ये साउथर्न हेमिस्फेयर और ये नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, 2 इक्वल पार्ट को ये नेम दिया है कि नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर। ट्राई दिस, स्टैंड अ कैंडल इन द मिडल ऑफ अ लार्ज टेबल, ड्रॉ अ बिग सर्कल अराउंड द कैंडल, place a globe at any point on this circle, light the candle, see that it take dark in the room, suppose that the candle in the sun is the sun, sorry। तो हमें क्या करना है, देखिए एक कैंडल लेनी है, देखिए इस तरह पिक्चर में दिया है, उस कैंडल को एक सर्कल निकाल के वहाँ पे कैंडल लगानी है और रूम में अंधेरा करना है और साइड में हमें ग्लोब रखना है और उस कैंडल को हमें जलाना है। तो हमें क्या कंसीडर करना है, ये जो कैंडल मतलब क्या है, सन है, और रूम में पूरा अंधेरा करना है और ये हमें ट्राई करना है। तो क्या करेगा, ये जो सन है मतलब कैंडल है, जब हम उसे जलाएंगे तो उसकी जो लाइट है वो इस ग्लोब के ऊपर पड़ेगी। ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द ग्लोब गेट द सन लाइट एंड विच वन डज नॉट। तो हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन से पार्ट पे ये सनलाइट की गई है और कौन से पार्ट पे नहीं है, मतलब नॉर्थ साइड पे सनलाइट है या साउथ साइड पे सनलाइट है। नाउ लुकिंग एट द ग्लोब फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल, टर्न इट एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज हाउ द अर्थ रोटेट। फिर हमें क्या करना है, इस ग्लोब को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, जैसे घुमाना है। इट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और ये वेस्ट टू ईस्ट हमें घुमाना है। एज द अर्थ रोटेट इट डिफरेंट पार्ट कम इनटू द लाइट ऑफ द सन वन आफ्टर द अदर एंड देन अवे फ्रॉम इट ऑल्सो द सेम ऑर्डर। तो जैसे अर्थ हमारे रोटेट होते उसी तरह हमारे यहाँ पे लाइट आती है, जहाँ पे अर्थ सन के साइड, सपोज ये सन है, सपोज ये कैंडल है और ये कैंडल मतलब सन है और ये अर्थ है। तो जब मैं ये कैंडल जलाती हूँ तो कैंडल की लाइट मतलब सन की लाइट इस पार्ट पे गिरेगी, और जब मैं ये अर्थ को घुमाऊंगी, रोटेट करेंगे जब भी अर्थ, तो ये लाइट अभी इस पार्ट पे लाइट आई, मतलब जैसे अर्थ रिवॉल्व करेंगी उसी तरह सन की लाइट उस पार्ट पे जाएगी और यहाँ पे अंधेरा आएगा। तो अब अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड में अगर हमारे यहाँ सुबह है तो कई जगह पे नाइट होती है, क्योंकि अर्थ का फेज जब भी इंडिया के फेज मतलब हमारे तरफ रहता है
तब हमारे यहाँ डे होता है, और जब अर्थ रिवॉल्व होती है तब हमारे यहाँ नाइट होती है। तो सन की तरफ जब भी अर्थ का फेस होता है, उस नॉर्थ साइड अगर सन की तरफ है तो नॉर्थ साइड में डे होता है, अगर साउथ साइड अर्थ की तरफ है तो साउथ साइड में डे होता है। और ये जो साइकिल है वो चलता रहता है, जैसे जैसे टर्न करेंगे उस तरह ये डे और नाइट का साइकिल चलता रहता है। आफ्टर वन सनराइज नोट व्हेन द नेक्स्ट वन ऑक्यूर एट द बिंदी, you will see that this happen when the earth complete one rotate, that is when it make one complete turn around itself। फिर क्या करना है, हमें उस ग्लोब के ऊपर एक बिंदी लगानी है। देखिए यहाँ पे बिंदी लगाई है। तो अभी हमें क्या करना है, एक बिंदी इस तरह लगानी है ग्लोब के ऊपर। तो जब हमें इससे क्या पता चलेगा, जब भी एक रिवॉल्यूशन मतलब कंप्लीट वन टर्न कंप्लीट होता है तो हमें इस बिंदी से मार्क किया है, तो हमें पता चलेगा कि अर्थ का वन राउंड कंप्लीट हो चुका है, इसलिए ये बिंदी लगाना है। वन रोटेशन कंप्लीट हुआ ये, इससे हमें पता चलेगा। दिस पीरियड ऑफ टाइम दैट द अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड अ डे। तो देखिए अर्थ को ये वन रोटेशन के लिए जो टाइम लगता है कंप्लीट करने के लिए, मतलब एक राउंड लगाने के लिए जो टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं, डे। मतलब यहाँ से ऐसे गोल घूम के वन राउंड होता है, उसे क्या बनता है, डे। तो जब भी अर्थ एक रोटेट करती है तो उसे डे बोलते हैं, और अर्थ सन के अराउंड घूमने के लिए 365 डेज का रोटेशन करती है, तो उसे क्या वो होता है, 1 ईयर। तो देखिए एक एग्जांपल दिखाती हूँ। सपोज ये सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ जब भी ऐसे खुद के अराउंड घूमती है तो उसे बोलते हैं, खुद के अराउंड घूमती है तो उसे रोटेशन बोलते हैं। और ये सन के अराउंड ऐसे रोटेट करके करके यहाँ पे फिर से आती है उसी जगह पे, तो ये क्या होता है, वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। मतलब 365 डेज लगते हैं अर्थ को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। और रोटेशन मतलब खुद के अराउंड ऐसा एक टर्न करना, मतलब ये क्या हुआ, रोटेशन। और रिवॉल्यूशन मतलब 365 डेज अर्थ को ऐसे रिवॉल्व करके वहाँ तक आने के लिए लगता है, मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, मतलब अर्थ सन के अराउंड घूमती है। दिस पीरियड ऑफ टाइम दैट अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रोटेशन, तो अर्थ को वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं, डे। और डे हैज़ 2 पार्ट, डे टाइम एंड नाइट टाइम। और उस डे को 2 पार्ट होते हैं, एक डे टाइम और एक नाइट टाइम। मतलब देखिए सुबह होती है और बाद में अंधेरा होता है, मतलब नाइट होती है। For the purpose of the measuring time, we divide the whole day into 24 parts, each of which is called an hour। और टाइम मेजरिंग के लिए हम क्या करते हैं, डे को 24 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उससे ही हम क्या बोलते हैं, हावर। 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, 12 घंटे हुए, 24 घंटे, मतलब 1 डे। 24 आवर्स मतलब क्या होता है, 1 डे। नेक्स्ट, अ ईयर। Now move the globe along the circle on the table. As you do this, keep rotating the globe and ensure that the axis does not change its orientation. Eventually the globe will come back to its original place on the circle. This is how the earth revolves around the sun even as it rotates around itself. The period of the time Earth takes complete one revolution around the sun is called 1 year. There are about 365 days and 6 hours in a year. तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था, ये सन है और ये हमारा ग्लोब है। तो अर्थ जैसे यहाँ ऐसे घूमती है तो उसका 1 रोटेशन कंप्लीट होता है, जिससे डे बोलते हैं।
और जब भी अर्थ ऐसे घूम घूम के फिर सन के अराउंड घूम के फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आती है, तो उसका 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। तो 1 रिवॉल्यूशन मतलब कितना होता है, 365 डेज और 6 आवर्स, उसे बोलते हैं हम 1 ईयर। 365 डेज और 6 आवर मतलब 1 ईयर कंप्लीट होता है। मतलब ये टाइम कैसे, हम ईयर कैसे काउंट करते हैं, अर्थ का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है सन के अराउंड, उसे ही हम ईयर बोलते हैं। और वो ईयर मतलब कितने डेज होते हैं, 365 डेज और 6 आवर्स। मतलब ये सन है और ये अर्थ ने इसे 1 ये रोटेशन कंप्लीट किया, 1 डे कंप्लीट हुआ। इस तरह वो 365 रोटेशन कंप्लीट करके फिर यहाँ पे सेम ओरिजिनल पोजीशन पे आती है। तो यहाँ पे 1 ईयर कंप्लीट होता है। 1 ईयर मतलब 365 डेज और 6 आवर्स। अब हमने लीप ईयर देखते। इन द Gregorian calendar, the year is taken to have 365 days. It means that it counts 6 hours less every year. That make 24 hours or 1 day in every 4 years. To make up this last 1 day, the month of February is the Gregorian calendar has an extra day every 4th year. That year is called a leap year and it has 366 instead of 365 days and February has 29 instead of 28 days. तो हम जो कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, तो ये जो इंग्लिश कैलेंडर, इंग्लिश मंथ हम देखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, ये क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या करते हैं, 1 ईयर मतलब 365 डेज कंसिडर करते हैं। और हमने क्या देखा, 1 ईयर 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना लगता है, 365 डेज और 6 आवर्स। तो यहाँ पे 6 आवर्स काउंट नहीं करते, 6 आवर को छोड़ते हैं, तो उसे 365 डेज काउंट करते हैं, मतलब 1 ईयर कंप्लीट हुआ। तो ये जो 6 आवर्स बचते हैं वो हर 4th ईयर के बाद वो 6 आवर्स ऐड करते हैं, मतलब 6 6 6 कितना होता है, 24 आवर्स, मतलब 1 डे। तो हर साल 365 डेज काउंट करते, 6 आवर लेस करते, तो 6 6 6 6 4 टाइम्स 6 छोड़ देते, 4 ईयर तक 6 आवर्स काउंट नहीं करते। तो ये कितना हुआ, 24। तो हर 4 साल के बाद वो 24 आवर्स मतलब 1 डे उसमें ऐड करते। तो हर 4 ईयर के बाद हम 365 डेज का लीप ईयर सेलिब्रेट करते। तो उस ईयर को हम लीप ईयर बोलते हैं, मतलब हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। लीप ईयर मतलब वहाँ पे 365 डेज होते हैं, सॉरी 366 डेज होते हैं। 365 डेज मतलब 1 ईयर, और हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है जहाँ पे 366 डेज होते हैं। और ये 1 डे होता है वो कहाँ पे इंक्रीज होता है, फेब्रुवरी मंथ में। तो फेब्रुवरी मंथ में 28 डेज होते हैं। तो जब भी लीप ईयर आता है फेब्रुवरी मंथ में 29 डेज होते हैं। मतलब 1 लीप ईयर के जो 6 घंटे साइड में निकाले थे वो 4 साल के बाद 24 आवर्स करके, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है, तो उसे ही लीप ईयर बोलते हैं। डू you know that the length of day and night is not always equal. This happens because of the earth incline axis and its revolution around the sun. देखिए हर बार अर्थ की डे और नाइट उसका समय सेम नहीं रहता है। देखिए कभी जल्दी अंधेरा होता है, कभी जल्दी सुबह होती है, क्योंकि अर्थ रिवॉल्व करती है, तो उसके एक्सेस क्या होते हैं, इंक्लाइन मतलब झुके हुए रहते हैं। उसके कारण हर समय डे और नाइट का टाइम जो है वो इक्वल नहीं रहता है। इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर
Between 22 March and 23 September, the day are longer than the night. नॉर्थन हेमिस्फेयर में अगर हम देखते हैं तो 22 मार्च से लेके 23 सितंबर तक दिन का समय क्या होता है, बड़ा होता है, नाइट का समय कम होता है। मतलब सुबह जल्दी होती है और रात देर से, मतलब 7 बजे तक भी हर जगह लाइट रहती है, अंधेरा नहीं होता है। Therefore, it warmer here, that is it is summer in the northern hemisphere. However, during this same period in the southern hemisphere, और उसी समय नॉर्थन हेमिस्फेयर में डे टाइम ज़्यादा होता है और उसी समय साउथर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्थन हेमिस्फेयर में ये समर का समय होता है और साउथर्न हेमिस्फेयर में देखिए कैसे होता है। However, during this same period in the southern hemisphere, night are longer than the day. तो साउथर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, रात लंबी होती है और दिन छोटा होता है। मतलब ये अर्थ रिवॉल्व करती है, तो जब भी उसके एक्सेस से इंक्लाइन है उसके कारण क्या होता है, नॉर्थन हेमिस्फेयर 22 मार्च से लेके 23 सितंबर तक नॉर्थन हेमिस्फेयर में दिन का समय लंबा होता है और नॉर्थन हेमिस्फेयर में नाइट का समय ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पे डे देखिए, ये नॉर्थन एन और एस, मतलब नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फेयर अर्थ को 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो जब भी इस साइड पे दिन का समय ज़्यादा होता है, इस साइड पे नाइट, उसी समय नाइट का समय यहाँ पे ज़्यादा होगा क्योंकि ये अपोजिट है। सन की लाइट जहाँ पे होगी वहाँ पे दिन का समय ज़्यादा होता है और जब भी रिवॉल्व करेंगे तब ये टाइम इंटरचेंज होता है। द अर्थ गेट द लेस हीट इन दिस पार्ट एंड देयरफॉर इट इज़ विंटर इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। और तभी साउथर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, विंटर का समय होता है और नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में गर्मी का समय होता है। इन द पीरियड फ्रॉम 23 September to 22 March, the day are longer than the night in the southern hemisphere. तो 22 मार्च से लेके 23 सितंबर टू 22 मार्च तक साउथर्न हेमिस्फेयर में डे लंबा होता है और नाइट छोटी होती है। इट गेट मोर हीट एंड इट समर देयर। तो डे लंबा होता है मतलब वहाँ पे समर का समय चलता है और वहाँ पे ज़्यादा हीट रहती है। इन दिस पीरियड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर इट इज़ द नाइट दैट आर लॉन्गर। और नॉर्थर्न हेमिस्फेयर पे इससे उल्टा होता है, मतलब वहाँ पे नाइट लॉन्गर होती है और डे स्मॉलर होता है। तो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर गेट द लेस हीट एंड इट्स विंटर। नॉर्थर्न हेमिस्फेयर पे डे छोटा होता है, मतलब नाइट पे वहाँ पे हीट कम होती है उसके कारण, तो इसलिए वहाँ पे विंटर का समय होता है। तो हमारा ये सीज़न भी सन के, अर्थ का सन के अराउंड जो रिवॉल्यूशन होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। नोट दैट देर आर मेनी मे बी डिफरेंट इज दिस डेट ड्यू टू द लीप ईयर। और लीप ईयर के कारण इस डेज में 22 मार्च से ही नहीं होगा, एक्सचेंज होता है डेट, क्योंकि हमारा हर 4 ईयर के बाद लीप ईयर होता है। इन इंडिया समर, द रेनी सीजन एंड विंटर आर कंसिडर्ड टू बी द मेन सीजन। और इंडिया में कौन से मेन 3 सीजन है, समर, विंटर और रेनी सीजन। वी ऑल्सो डिवाइड द ईयर इंटू 6 सीजन। और हम ईयर को 6 सीजन में डिवाइड करते हैं, नेमली वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एंड शिशिर। तो हमारे
इंडियन कैलेंडर के अनुसार, मराठी कैलेंडर के अनुसार 6 सीज़न होते हैं। कौन कौन से? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ये नेम ध्यान में रखिए। ये क्या है? 6 सीज़न है। इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये 6 सीज़न है, जहाँ पे ईयर को डिवाइड किया जाता है। दिस साइकिल ऑफ 6 सीज़न इज कॉल्ड द ऋतु चक्र। और ये 6 सीज़न के साइकिल को क्या बोलते हैं? ऋतु चक्र। जो वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एंड शिशिर, ये जो 6 सीज़न है उसे क्या बोलते हैं? ऋषि चक्र। मेनी ऑफ आवर फेस्टिवल आर कनेक्टेड विद द सीजन. Many of our song and game are also related to songs and games are also related to the different season. तो हमारे बहुत से फेस्टिवल इस सीज़न के ऊपर डिपेंड होता है। जो गाने होते हैं, गेम होते हैं, वो फेस्टिवल के सीज़न के अकॉर्डिंग होते। तो देखिए, रेनी सीज़न में हम रेन के गाने, बारिश के गाने गाए जाते, गेम खेले जाते बारिश के। जब गर्मी होती है तब उसके रिलेटेड गेम खेलते हैं हम लोग, गाने गाते हैं। और विंटर सीज़न स्टार्ट होता है तो होली फेस्टिवल रहता है, ताकि विंटर से बचने के लिए होली वो फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली रहता है तो वसंत ऋतु में हम होली, वसंत पंचमी, गुड़ी पाड़वा इस तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। मानसून में मतलब वर्षा ऋतु में हम तीज, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ओणम इस तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। शरद ऋतु में हम नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, शरद पूर्णिमा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और विंटर में मतलब हेमंत, शिशिर, इन दो ऋतु में हम मकर संक्रांति, लोहरी, क्रिसमस, गुरु नानक जयंती, पोंगल इस तरह के फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं। फेसेस ऑफ द मून, कैन यू टेल व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द चेंजिंग द शेप ऑफ द मून दैट वी सी। मतलब हम जो अलग अलग मून के शेप देखते हैं उसको हम क्या नेम देंगे? अलग अलग शेप देखते हैं मून के, मतलब अलग अलग फेस देखते हैं, तो हम उसे फेस ऑफ द मून बोल सकते हैं। तो ये क्या है? फेसेस ऑफ द मून। इसका आंसर क्या होगा? फेसेस ऑफ द मून। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेम ऑफ द डे एंड विच वी सी राउंड मून एंड ऑन विच वी सी ऑन मून एट ऑल। जब हम फुल मून देखते हैं, राउंड मून, तो उसे क्या बोलते हैं? पूर्णिमा या फिर फुल मून बोलते हैं। और जब भी मून नहीं दिखाई देता, मतलब वो क्या होता है? अमावस्या का दिन। द फुल मून एंड द न्यू मून, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, इसका आंसर हमें अच्छे से मिलेगा। द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो देखिए, हमने क्या देखा? ये सन है, सन के अराउंड क्या करती है? अर्थ रिवॉल्व करती है। और लास्ट लेक्चर में देखा था हमने, हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, और मून, अर्थ, सपोज ये अभी अर्थ है और ये मून है, तो ये मून क्या करता है? अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो उसके however these two orbital intersect as the sun, the moon and the earth are not always along a straight line. तो ये जब भी रिवॉल्व करते तो सभी हमेशा एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं रहते। सपोज देखिए, ये सन है, ये अर्थ है और ये मून है, तो ये ऐसे रिवॉल्व करते, तो ये हमेशा सेम स्ट्रेट लाइन में रिवॉल्व नहीं करते। कभी अर्थ यहाँ पे होती है, मून यहाँ पे होता है,
ऐसे रिवॉल्यूशन चलता रहता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में रिवॉल्व नहीं करती है। We see half of the moon surface which face the earth, that is from the earth we see only one side of the moon. अगर मून का हाफ सरफेस अर्थ के यहाँ पे फेस किया होगा रिवॉल्व करते समय, मतलब हमें मून का हाफ फेस दिखाई देता है। तब उस समय हमें क्या होता है, हाफ ही मून दिखाई देता है। कभी कभी हम देखते हैं तो हमें हाफ मून दिखाई देता है, क्योंकि मून का हाफ सरफेस जो है अर्थ के तरफ रहता है। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, और मून, हमें क्या लगता है हमें लाइट मून से मिलती है, पर मून को खुद की लाइट नहीं रहती है। वी कैन सी द मून बिकॉज ऑफ द सन्स लाइट दैट्स फॉल ऑन इट, और मून हमें क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सन की जो लाइट है वो मून के ऊपर गिरती है, उसके कारण हमें मून दिखाई देता है। लाइट हमें कहाँ से मिलती है, सन से ही मिलती है, मून से नहीं। और जब सन की लाइट मून के ऊपर जाती है तब हमें वो मून दिखाई देता है। ऑन अ फुल मून नाइट वी सी द एंटायर साइड ऑफ द मून दैट फेस द अर्थ। जब भी फुल मून होता है तब क्या होता है, हमें पूरा फुल फेस, मून का फुल फेस दिखाई देता है, तो अर्थ की तरफ फेस रहता है। ऑन अ न्यू मून नाइट वी कैन नॉट सी एनी ऑफ इट, और जब भी न्यू मून नाइट होती है, न्यू मून मतलब हमें मून का फेस बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, उसे बोलते हैं न्यू मून। फ्रॉम द फुल मून टू द न्यू मून द illuminated part of the moon seen from the earth becomes smaller and smaller. तो जब रोटेशन चालू रहता है तब फुल मून, अर्थ से हमें फुल मून दिखता है, उसके बाद फेसेस में मून का थोड़ा थोड़ा पार्ट कम होता जाता है। हमें देखिए इस तरह फेसेस में चेंज होता है, मून का कम पार्ट हमें दिखाई देता है इस तरह। कभी हाफ मून दिखाई देता है, तो ऐसे पूरा, ऐसे फुल मून से लेके फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा ही मून दिख रहा है, उसके बाद हमें मून दिखाई नहीं देता है, मतलब वो क्या होता है, अमावस्या, न्यू मून। तो इस तरह ये साइकिल चलता रहता है फुल मून से लेके न्यू मून तक। फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून इट अगेन ग्रो bigger and bigger. This different shape of the moon that we see are called the faces of moon. इस ये जो डिफरेंट शेपेस हम फेसेस हम देखते हैं मून के, उसे क्या बोलते हैं, फेसेस ऑफ द मून। तो ये सपोज पहले अमावस्या होती है तब हमें मून दिखाई नहीं देता है, उसके बाद अमावस्या के बाद हमें थोड़ा थोड़ा मून दिखाई देता है, मून का ये फेस अलग अलग इस तरह दिखता है। उसके बाद हमें ये फुल मून दिखता है, मतलब पूर्णिमा होती है उस दिन। The lunar month and day तिथि, you know that it take 14 to 15 days for new moon or to full moon. तो न्यू मून से लेके फुल मून तक का जो समय होता है वो 14 to 15 डेज का होता है। दिस इज फोर्थ नाइट ऑफ द waxing moon. After the full moon the moon appears smaller and smaller, and after 14-15 days it new moon again. उसे क्या बोलते हैं, फोर्थ नाइट ऑफ वैक्सिंग मून। उसके बाद क्या होता है, फुल मून के बाद 14 to 15 डे मून स्मॉलर होता जाता है, और उसके बाद फिर से न्यू मून आता है। दिस पीरियड इज द फोर्थ नाइट ऑफ द वैनिंग मून। न्यू मून टू फुल मून, उसमें 14 to 15 डेज का पीरियड होता है, उसे बोलते हैं वैक्सिंग मून। और फुल मून टू न्यू मून का 14 to 15 डेज का पीरियड होता है, उसे बोलते हैं वॉर्निंग मून। दस द पीरियड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट इज 28 to 30 डेज। दिस इज कॉल्ड द ल्यूनियर मंथ। और ये जो पूरा पीरियड होता है ये 14 और 15 डेज, और ये 14 और 15 डेज, ये मिलके कितना 28 to 30 डेज का पीरियड होता है। तो उस फुल मंथ को क्या बोलते हैं, लूनियर मंथ। एवरी डे ऑफ द लूनियर मंथ इज कॉल्ड तिथि, और लूनियर मंथ के हर डे को क्या बोलते हैं, तिथि।
हम देखते हैं ना तिथि कौन सी है आज, तो ये मून के फेसेस के ऊपर डिपेंड होती है उसकी तिथि। न्यू मून मतलब क्या, अमावस्या मतलब मून दिखाई नहीं देता है, और फुल मून मतलब मून का फुल फेस दिखाई देता है। तो ये न्यू मून से लेकर फुल मून तक जो 15 डेज का पीरियड होता है उससे ही बोलते हैं वैक्सिंग मून। और इस फुल मून से लेके न्यू मून तक का जो पीरियड होता है उसे बोलते हैं वार्निंग मून। और इस सभी 14 to 15 डेज प्लस करके जो 28 to 30 डेज का पीरियड होता है उसे बोलते हैं लूनियर मंथ। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। Always remember the rotation of the earth give rise to day and night. The revolution of the earth and the inclination of its axis give rise of the cycle of season. तो जब भी अर्थ रोटेट करती है तो उसके ऊपर हमारा डे और नाइट डिपेंड होता है, और अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड और उसके एक्सेस को इंक्लाइन करती है, तो उसके ऊपर हमारे क्या सीजन डिपेंड होते हैं। तो अर्थ के रोटेशन और रिवॉल्यूशन के अराउंड हमें द ईयर, सीजन और डे नाइट डिपेंड रहते हैं। द न्यू मून 15 डेज, द फुल मून, तो ये देखिए द न्यू मून कितने दिन का होता है, 15 डेज का न्यू मून से लेके फुल मून का टाइम। और उसे क्या बोलते हैं वैक्सिंग मून, मतलब शुक्ल पक्ष। तो वैक्सिंग मून ये जो पीरियड होता है उसे कहा जाता है शुक्ल पक्ष। और फुल मून से लेके न्यू मून तक का जो टाइम होता है उसे बोलते हैं वार्निंग मून, उसे वो कहते हैं कृष्ण पक्ष। तो ये दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। द फोर्थ नाइट ऑफ द वैक्सिंग मून प्लस द फोर्थ नाइट ऑफ द वैनिंग मून, तो ये 15 डेज प्लस किए जाते हैं, उसे बोलते हैं अ लूनियर मंथ। और हर डे को क्या बोलते हैं तिथि। What we have learned, the rotation of the earth causes day and night. अर्थ की रोटेशन के ऊपर हमारा डे और दिन और रात डिपेंड होती है। अर्थ का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, रोटेशन कंप्लीट होता है तो हमारे 24 आवर्स का साइकिल कंप्लीट होता है। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड इट्स इंक्लाइन एक्सिस टुगेदर कॉजेज द सीजन। और अर्थ का रिवॉल्यूशन सन के अराउंड जब होता है और उसके एक्सिस इंक्लाइन होते हैं तब हमारा सीज़न डिपेंड होता है उसके ऊपर, कौन सा सीज़न है, विंटर, समर, रेनी सीज़न। द रिवॉल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ गिव द राइज टू द फेसेस ऑफ द मून। और जब मून रिवॉल्व करता है अर्थ के यहाँ तो उसके ऊपर हमें फेसेस, मून के जो फेसेस दिखते हैं वो डिपेंड होते हैं। अर्थ सन के ऊपर रिवॉल्व करती है और मून अर्थ के यहाँ। द पीरियड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड लूनियर मंथ। पीरियड ऑफ न्यू मून टू नेक्स्ट मून इस पीरियड को क्या बोलते हैं लूनियर मंथ। और इसमें कितने डेज होते हैं 28 to 30 डेज। द फोर्थ नाइट एंडिंग ऑन अ फुल मून इज दैट द वैक्सिंग मून। फोर्थ नाइट एंडिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, उस समय को वैक्सिंग मून बोलते हैं। और फोर्थ नाइट दैट एंड अ न्यू मून इज दैट द वार्निंग मून। द डे ऑफ द लूनियर मंथ आर कॉल्ड तिथि। और लूनियर मंथ के जो डेज होते हैं उसे तिथि कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।